हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई दिनों से मेरे पास मैसेज बच्चों के आ रहे थे जो डीआरडीओ के जो आईटीआई के बेसिस पे एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पे एक वीडियो बनाई जाए जिसमें जो आपके कंफ्यूजन्स हैं उनको दूर किया जाए। तो डीआरडीओ में वैकेंसी आई हुई है, एक तो आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए है, दूसरा जो डिप्लोमा किए हुए बच्चे हैं यानी पॉलिटेक्निक के हैं उनके लिए भी वैकेंसी आई है। आज की जो वीडियो है डेडिकेटेड होगी आईटीआई के बच्चों के लिए, डिप्लोमा की वीडियो कुछ दिनों बाद आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम आईटीआई के बेसिस पे जो एग्जाम होगा डीआरडीओ में उसकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की कहानी। चलिए, आज हम बात करेंगे डीआरडीओ सेप्टम 10 की। डीआरडीओ में वैकेंसी आई है और सेप्टम 10 के नाम से। इस वैकेंसी में आपको कई सारी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो भी, आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी, बीएससी वगैरह किया हुआ है तो भी, लेकिन आज हमारी चर्चा का विषय सिर्फ आईटीआई के बच्चे होंगे। आईटीआई की जो पोस्ट आई है वो टेक्नीशियन ए के नाम से आई है। किस नाम से? टेक्नीशियन ए के नाम से, जो कि ग्रुप सी की नॉन गेस्टेड पोस्ट है। नॉन गेस्टेड पोस्ट मतलब राजपत्रित नहीं है ये, यानी कई बार मुहर मार करके साइन करने का काम जो करते हैं लोग, वो काम तो आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको गेस्टेड पोस्ट चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, ग्रुप सी की पोस्ट मिलेगी टेक्नीशियन ए के नाम से। इस फॉर्म को अगर आप फिल करना चाहते हो तो आप 23 सितंबर 2022 तक इस फॉर्म को फिल करके कंप्लीट कर दीजिए। कब तक? 23 सितंबर तक। तो ठीक है सर, 23 सितंबर को ही फिल करेंगे। अरे नहीं, 2-4 दिन पहले कर लो। इस फॉर्म को फिल करने का काम 20 सितंबर तक आप हर हाल में निपटा लो, अदरवाइज कोई दिक्कत आएगी तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लास्ट डेट 23 सितंबर है फॉर्म भरने की। सर एग्जाम कब होगा? एग्जाम कब होगा इसके बारे में अभी आज की डेट में कोई खबर नहीं है। आगे हो सकता है आप जब वीडियो बाद में देखो कुछ दिनों बाद तो डेट आ चुकी हो, बट अभी फिलहाल आज की डेट में एग्जाम की कोई खबर नहीं। एग्जाम कब होगा? वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे आपको खबर मिलेगी जब डेट वगैरह आएगी। तो अभी के लिए आप फिलहाल मान लो कि कम से कम 2 महीने का टाइम तो होगा ही। अभी जब कोई नोटिस वगैरह नहीं आया है तो आप ये मान लो कि कम से कम 2 महीने के आसपास का रफली टाइम तो होगा। हो सकता थोड़ा और लंबा खिंच जाए, हो सकता 10-5 दिन पहले हो जाए। ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर होने की लास्ट डेट, इसका यह मतलब है कि अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो और आप आईटीआई कर रहे हो या आपने आईटीआई का एग्जाम दिया हुआ है, तो इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आपका रिजल्ट 23 सितंबर तक डिक्लेयर हो जाता है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को पास होने की जो डेट है वो 23 सितंबर लास्ट डेट है। यानी आपने आईटीआई का एग्जाम दे दिया है मान लीजिए, और आपका रिजल्ट अभी नहीं है, आप इंतजार कर रहे हो, तो अगर 23 सितंबर तक रिजल्ट आ जाए तो आप फॉर्म फिल कर दो। और अगर 23 सितंबर तक नहीं आता है तो फिर नोटिफिकेशन के हिसाब से जो एडवर्टीजमेंट आया है इसके हिसाब से फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट 23 सितंबर तक आ जाना चाहिए। उसके अलावा उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम उम्र 18 साल, मैक्सिमम 28 साल। ये जो है ये आईटीआई के बच्चों के लिए है, जो टेक्नीशियन ए की पोस्ट आई है उसके लिए मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 28 साल। हाँ, इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो जो एससी एसटी वगैरह के स्टूडेंट हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जनरल कैटेगरी का मैंने लिख रखा है, सामान्य वर्ग का, जनरल कैटेगरी का न्यूनतम 18 और अधिकतम 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इस आईटीआई का जो एग्जाम है टेक्नीशियन ए का, इसको भरने के लिए, फिल करने के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जरूरी योग्यता क्या है? आपके पास 10th होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है तो 23 सितंबर तक आपके पास ये सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, मतलब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो आपके पास 10th होना चाहिए और आईटीआई आपके पास होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा सवाल बच्चा मुझसे बार बार पूछता है कि सर हमने आईटीआई एससीवीटी से किया है, स्टेट वाला किया है, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? जी हां, आपने एससीवीटी से किया है आईटीआई या एनसीवीटी से किया है, नेशनल लेवल वाला किया है चाहे स्टेट वाला किया है, दोनों से आईटीआई किए हुए बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इससे उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
अगला सवाल आता है कि सर अगर हमने आईटीआई और डिप्लोमा दोनों किया है, यानी हमने आईटीआई भी कर रखा है और पॉलिटेक्निक भी कर रखा है, डिप्लोमा भी कर रखा है, तो क्या हम दोनों पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं? दोनों पोस्ट का मतलब जो डिप्लोमा के बच्चों के लिए पोस्ट है वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, और जो आईटीआई के बच्चों के लिए पोस्ट है वो है टेक्नीशियन ए की। तो अगर मान लीजिए आपके पास आईटीआई का भी सर्टिफिकेट है और आपने डिप्लोमा भी कर रखा है, तो बच्चा अक्सर पूछता है कि क्या हम दोनों पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हां। इसका जवाब है हां, लेकिन याद रखना डिप्लोमा पे मैं डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन डिप्लोमा वाले बच्चे अगर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं और उनके पास बीटेक है तो नहीं भर सकते। डिप्लोमा वाले बच्चे, अगर आपके पास डिप्लोमा है और आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो और आपके पास डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक भी है, तो नहीं चलेगा, आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये डिप्लोमा वालों के लिए है। अगर आपने आईटीआई भी किया है, डिप्लोमा भी किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि आईटीआई किया हुआ बच्चा अगर डिप्लोमा भी किया हुआ है तो फिर उसको हम नहीं लेंगे, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन हां, डिप्लोमा किया हुआ बच्चा अगर बीटेक किया हुआ है तो फिर वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे बीएससी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट है, उस पर अगर आपने एमएससी कर रखा है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इन सब का कारण यह होता है कि डिपार्टमेंट ये चाहता है कि अगर आप आते हो हमारे पास, आप काम सीखते हो, शुरुआत में ट्रेनिंग हम आपको देते हैं, तो आप हमारे साथ लंबे समय तक काम करो। कई बार क्या होता है कि आप जाते हो, आप काम सीखते हो, साल भर, 1 साल, 8-1.5 साल आप नौकरी करते हो, आपके पास हायर क्वालिफिकेशन होती है, आप और तैयारी करते रहते हो, जैसे आपको और बेहतर जॉब मिलती है आप चेंज कर देते हो, जॉब स्विच कर देते हो, नौकरी छोड़ देते हो। तो इससे डिपार्टमेंट को बार बार लॉस होता है, फिर नया एडवर्टीजमेंट निकालना पड़ता है, लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट ये चाहती है कि जो लोग हमारे पास आ रहे हैं वो लोग फिर छोड़ के ना जाएं। तो अगर आईटीआई वालों की मैं बात करूं, तो अगर आपने आईटीआई किया हुआ है और 10th भी पास हो तो आप टेक्नीशियन ए की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास आईटीआई के अलावा डिप्लोमा भी है तो भी आप 2 पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पे भी कर सकते हैं और टेक्नीशियन की पोस्ट पे भी कर सकते हैं। दोनों पोस्ट पे कर सकते हैं आईटीआई वाले बच्चे, मगर इसमें रिस्क जो है उसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। रिस्क क्या है? अगर दोनों एग्जाम एक ही शिफ्ट में पड़ गए, एक ही डेट में पड़ गए, क्लैश हो गए, तो आप कोई एक ही दे पाओगे, दूसरा आपको छोड़ना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा कि हम आपका अलग से फिर दोबारा एग्जाम कराएंगे, नहीं। या हो सकता है आपका दोनों पोस्ट कोड का एग्जाम अलग अलग सेंटर पे हो, आप पहुंच ना पाओ टाइम से, तो ये भी जवाबदेही आपकी ही रहेगी, डिपार्टमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। यानी अगर आप 2 पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, अगर ऐसा परिदृश्य बना कि आप दोनों एग्जाम को दे पाते हो तो ठीक, नहीं दे पाते हो, एक छोड़ना पड़ेगा, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, तो अगर आपके पास आईटीआई है, आपकी तैयारी आईटीआई की है, तो कोशिश करो आईटीआई वाले फॉर्म को भरो और उसी की अच्छे से तैयारी करो। दोनों में पढ़ोगे चक्कर में तो फिर हो सकता है चीजें थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, क्या हम एक से ज्यादा पोस्ट कोड पर अप्लाई कर सकते हैं? जी हां, आप एक से ज्यादा 2 पोस्ट पर या 2 पोस्ट कोड पर अप्लाई कर सकते हो। दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, लेकिन वही है कि अगर दोनों एग्जाम एक साथ क्लैश होते हैं तो उसकी जवाबदेही आपकी रहेगी, डिपार्टमेंट की नहीं रहेगी। अगर हमने आईटीआई और डिप्लोमा दोनों किया है तो क्या हम दोनों पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं? हां। क्या एक से ज्यादा पोस्ट कोड पर अप्लाई कर सकते हैं? हां। क्या डिप्लोमा वाला बच्चा अगर बीटेक भी किया है तो वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन नहीं, पर अप्लाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि वेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन इज डिप्लोमा, बीटेक अगर आपके पास है, डिप्लोमा के साथ बीटेक है, नहीं अलाउड है, आप भर नहीं सकते फॉर्म को। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, एग्जाम पैटर्न की, तो आपका जो एग्जाम होगा ये 2 शिफ्ट में होगा। 2 शिफ्ट मतलब 2 टायर में। पहला जो टायर 1 होगा वो आपका 90 मिनट का होगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मैक्सिमम मार्क्स, यानी जो पूर्णांक रहेगा वो 120 रहेगा, सवाल भी 120 रहेंगे, यानी 120 सवाल और 120 मार्क्स। एक सवाल 1 नंबर का रहेगा और टाइम कितना मिलेगा? 90 मिनट, यानी 90 मिनट में 120 सवाल, यानी एक सवाल पे आपको 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलेगा। एक सवाल पे 1 मिनट से कम का टाइम आपको मिलेगा।
ये टायर 1 की कहानी मैं बता रहा हूं। तो जो 90 क्वेश्चन, जो 120 क्वेश्चन आएंगे, उस 120 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन आपके ट्रेड से होंगे। यानी आपकी ट्रेड अगर इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होगा, आपकी ट्रेड फिटर है तो फिटर ट्रेड से होगा, आपकी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से होगा। 80 क्वेश्चन 120 में से आपकी ट्रेड से रिलेटेड होंगे और 40 क्वेश्चन होंगे नॉन टेक्निकल के। अब नॉन टेक्निकल में क्या क्या आएगा? नॉन टेक्निकल में एप्टीट्यूड आएगा, मींस मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्टीट्यूड आता है। रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग, कैलेंडर, पजल वगैरह, जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश, इंग्लिश बेसिक नॉलेज आएगी इंग्लिश की। ऐसा नहीं कि अब इंग्लिश जो है पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सुबह शाम इंग्लिश ही पढ़ना है, सर इंग्लिश तो कभी आती नहीं, बिल्कुल पढ़ा ही नहीं। अरे इंग्लिश आएगी कितने की? 10 नंबर की आएगी, तो 10 नंबर के लिए पूरा परेशान थोड़ी होना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना हो जाए तो ठीक, नहीं होगा तो दे देना एग्जाम। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ पे भी भरोसा रखो, वीकनेस जो है उस पर थोड़ा काम करो, लेकिन स्ट्रेंथ की बेसिस पे एग्जाम देने जाओ। तो मान लो 10-10 क्वेश्चन आएंगे, तो अगर कोई पार्ट बहुत वीक है तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना, कुछ सवाल तो सही कर ही ले जाओगे अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश पढ़ा है तो ये इंग्लिश बेसिक नॉलेज होगी, इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज। जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, रीजनिंग और एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स जो होगा, इन सबसे मिला के 40 क्वेश्चन और टेक्निकल से 80 क्वेश्चन। यानी नॉन टेक का वेटेज आधा है, टेक्निकल का वेटेज डबल है। यानी ट्रेड का जो हिस्सा है वो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो इसकी तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से करनी है और इसको भी नहीं छोड़ना है। कई बार आप अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हो, ग्रुप डी की तैयारी करते हो, इसकी तैयारी करते हो, उसकी तैयारी करते हो, तो ये सब हिस्से थोड़े से तैयार होते हैं आपके। ये वाला हिस्सा अगर आपने कभी टेक्निकल की पढ़ाई नहीं की है तो नॉर्मली तैयार नहीं होता है, तो इस पे भी आपको बेहतरीन तरीके से काम करना है। ये जो पेपर होगा टायर 1 का, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस बात का पूरा ख्याल रखना कि 120 में से 120 करके आना, छोड़ना नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है चिंटू, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर आपका ऑनलाइन होगा। अब जो टायर 1 होगा, इसी के जो मार्क्स होंगे यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपकी नौकरी में, यही डिसाइड करेगा कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। यानी फाइनली टायर 1 के मार्क्स ही काउंट किए जाएंगे। अब टायर 1 का रिजल्ट आने के बाद मेरिट बनेगी और जो लोग टायर 1 के हिसाब से क्वालिफाई करेंगे उनको टायर 2 देना होगा। कई बार बच्चे मुझसे ये मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर क्या टायर 1 और टायर 2 एक ही दिन हो जाएगा क्या? नहीं, एक ही दिन नहीं होगा टायर 1 और टायर 2। टायर 1 हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके कुछ दिन बाद, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जब रिजल्ट आए उसके बाद टायर 2 होगा। यानी टायर 1 और टायर 2 एक ही डेट में नहीं होंगे, अलग अलग डेट में होंगे। टायर 1 होगा, उसका रिजल्ट आएगा और फिर उसके कुछ दिनों बाद टायर 2 होगा। तो टायर 1 को क्वालिफाई करने वाले को ही, पास करने वाले को ही टायर 2 देना होगा। हर आदमी टायर 2 नहीं दे पाएगा कि हाँ सर टायर 1 टायर 2 दे देते हैं एक्सपीरियंस के लिए। नहीं, टायर 1 में अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, कट ऑफ को आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप टायर 2 में नहीं बैठ पाओगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं टायर 1 में? वैसे तो कितने बच्चे बैठ रहे हैं, कितनी सीट से उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगी, लेकिन कम से कम इतने नंबर ले आने, कितने? 40% जनरल और ओबीसी को और 35% एससी और एसटी को। जो टायर 1 होगा इसकी एक कट ऑफ बनेगी, लेकिन फिर भी एक न्यूनतम मार्क्स जो आपको ले ही आना। मान लीजिए एग्जाम में 2 ही लोग बैठे, मान लीजिए 2 ही लोग बैठे और सीटें हैं 800, सीटें हैं 800 मान लीजिए, तो फिर क्या 2 ही सवाल सही कर दोगे तो नौकरी मिल जाएगी आपको? सर सीट तो 2 ही है, अब तो 2 नौकरी, हम फॉर्म भरे थे, एग्जाम दिए, नौकरी दो। नहीं, अरे आपके पास कुछ नॉलेज ही नहीं, 2 ही नंबर आप लेके आए हो। तो 35% एससी एसटी के लिए और 40% सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मिनिमम इतना नंबर ले आना है। मिनिमम मतलब इसी से काम नहीं चल जाएगा, कट ऑफ और ज्यादा जाने वाली है, ये तो न्यूनतम है जो डिपार्टमेंट ने कह रखा है। अब टायर 1 का पेपर होने के बाद टायर 2 में कितने लोगों को बुलाया जाएगा? देखो, अगर फाइनली एक सीट है फाइनली, तो टायर 2 में एक सीट पर 8 लोगों को बुलाया जाएगा। मान लीजिए मैंने कहा टोटल सारा मिलाकर के 1000 सीट अगर है डीआरडीओ में, तो जो टायर 2 है उसमें 8000 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर फाइनली 1000 लोगों को सेलेक्ट करना है डीआरडीओ में, तो 8000 लोगों को टायर 2 में बुलाया जाएगा। यानी अगर आपकी ट्रेड में मान लीजिए 100 सीटें हैं, आपकी ट्रेड मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन है, उसमें 100 सीटें हैं मान लीजिए, तो टायर 2 में कितने लोगों को बुलाया जाएगा? 800 लोगों को बुलाया जाएगा। टायर 2 में कितने लोगों को बुलाया जाएगा? 800। यानी
एक सीट पर 8 बच्चे को टायर 2 में बुलाया जाएगा। सर टायर 2 होगा क्या, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? टायर 2 ट्रेड टेस्ट होगा। सर ट्रेड टेस्ट तो हो चुका है पहले, इसमें तो ट्रेड के सवाल आए थे। अरे जरा रुको, टायर 2 ट्रेड टेस्ट होगा लेकिन एक क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। सर इसका मतलब क्या? क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब है कि इस एग्जाम के जो टायर 2 है, ट्रेड टेस्ट है, इसके मार्क्स आपकी मेरिट को डिसाइड तो नहीं करेंगे लेकिन आपको बाहर करवा सकते हैं। यानी अगर आप इसमें एक न्यूनतम मार्क्स डिसाइड किया गया, आप उतना मार्क्स ले आते हो तो ठीक। मान लीजिए टायर 2 में एक कट ऑफ डिसाइड की कि 40 नंबर, मान लीजिए। अब अगर आप 40 नंबर ले आते हो तो आप अंदर, मैं 45 ले आता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा 40-45 से, कोई 50 ले आता है कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मिनिमम मार्क्स 40 है तो आपको 40 नंबर ले आना है, उसके बाद कितना भी ऊपर ले आओ उससे कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 40 कट ऑफ है, आप 39 ले आए हो, टायर 1 में कितने भी ज्यादा नंबर आपके क्यों ना हो, आपको बाहर कर दिया जाएगा। यानी कहने का यह मतलब है टायर 2 बहुत डिसाइडिंग फैक्टर तो नहीं है लेकिन इसको आप नेग्लेक्ट कर भी नहीं सकते। अगर आप टायर 1 में 100% मार्क्स भी लेके आओगे और टायर 2 में फेल हो गए, कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सर अगर टायर 1 में बहुत कम नंबर हो, टायर 2 में फुल नंबर ले आए तो कोई फायदा नहीं है टायर 2 में फुल नंबर ले आने का। क्यों सर? टायर 2 के नंबर जुड़ेंगे नहीं, लेकिन हां एक न्यूनतम नंबर जो डिसाइड किया जाएगा उतना आपको एटलीस्ट लेके आना है टायर 2 में। इसको बोलते हैं क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब इसको मिनिमम नंबर ले आना है, पास करना है नंबर, लेकिन मेरिट को डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, इसको पास करना जरूरी लेकिन इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। टायर 2 जो होगा ये ट्रेड टेस्ट होगा और इसमें होगा क्या, आईटीआई लेवल पर ट्रेड से रिलेटेड प्रैक्टिकल स्किल के लिए टेस्ट होगा। यानी आपको जमीन पे काम करना है, प्रैक्टिकल काम करना है एक टेक्नीशियन को। आपने केवल किताबें पढ़ रखी हैं या आपको प्रैक्टिकली भी कुछ आता है तो उसके लिए एक टेस्ट होगा जिसको आप ट्रेड टेस्ट बोल सकते हो। और इस ट्रेड टेस्ट में प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीजें होंगी। क्या होंगी? आपने अभी, अब आप आईटीआई ही करके आ रहे हो, पीएचडी तो करके आ नहीं रहे हो आप, तो आईटीआई के लेवल पे, आईटीआई के स्तर पे मिनिमम कितनी जानकारी होनी चाहिए प्रैक्टिकल से रिलेटेड, उन सारी चीजों से रिलेटेड टेस्ट होगा। आईटीआई लेवल पर ट्रेड से रिलेटेड, आपके ट्रेड फिटर है तो फिटर, मशीनिस्ट है तो मशीनिस्ट, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल स्किल के लिए टेस्ट होगा कि आपके पास प्रैक्टिकल स्किल कितनी है। कि हथौड़ा मारना है, आप हथौड़ा मारना ही नहीं जानते हो। अब आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, आपको पता ही नहीं कि ब्लैक कलर का जो वायर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फेज या ग्राउंड या अर्थ क्या या न्यूट्रल, कुछ नहीं पता है। तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो ये मान लो कि आधा काम तो आप समझ जाओगे। और अगर थोड़ा बहुत आपने कॉलेज में गए हो, आपने अप्रेंटिसशिप वगैरह कहीं की है या कहीं काम वगैरह किया है अपनी ट्रेड से रिलेटेड, तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि आपको यहां बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करना है। यहां बस वो बाउंड्री क्रॉस कर जानी है कि हाँ जो कटाव बने वो क्रॉस कर जाओ। तो अगर आपने कॉलेज में थोड़ा बहुत कुछ प्रैक्टिकल वगैरह किया होगा, कॉलेज में नहीं किया, अप्रेंटिसशिप वगैरह में आपने थोड़ा बहुत काम किया होगा, वो भी नहीं किया, कहीं जॉब आपने किया होगा, सर कुछ भी नहीं किया है, कोरे कागज है हम, तो कोरे कागज हो तो जब टायर 1 का रिजल्ट आए तो थोड़ा सा जाकर के सीख वीख लेना प्रैक्टिकल से रिलेटेड। सर क्या करेंगे, टायर 1 का जब रिजल्ट आएगा और आप उसमें पास रहोगे तो टायर 2 देने से पहले जाकर के प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत 2-4-5 दिन में बेसिक चीजें आप सीख लोगे। आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर नंबर कम भी आए प्रैक्टिकल टेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं हो, वो मेरिट डिसाइड नहीं करेगा, न्यूनतम नंबर लेकर के आ जाना। सर अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें क्या? अरे अभी टायर 1 तो क्लियर करो, टायर 1 दो, टायर 1 क्लियर करो, उसके बाद इस पे काम करना, ठीक है। इसमें सर कितना टाइम होगा, कितने नंबर का, कुछ अता पता नहीं है, अभी कुछ अता पता नहीं। इसका नोटिफिकेशन में दे रखा है एडवर्टाइजमेंट, 1 से 2 घंटे का एक टेस्ट होगा। अब कैसे किस पैटर्न पे होगा वो खबर आपको बाद में ही मिलेगी जब टायर 2 होने वाला होगा तो। यानी अभी आपको टायर 2 के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसमें एक मिनिमम नंबर बस ले आना है, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो है टायर 1, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन के लिए लेकिन टायर 2 पास करना जरूरी है, पास कर गए बस। और टायर 1 में क्या क्या है, टायर 1 में 80 क्वेश्चन आएंगे आपके ट्रेड से, 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के। मान लो 4 टॉपिक है जहां से सवाल आएंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो टायर 1
में जितना ज्यादा स्कोर कर ले जाओगे आपके लिए उतना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं। सर टायर टू बस उस बाउंड्री को क्रॉस कर जाना, कट ऑफ को क्रॉस कर जाना, बस उसका उतना ही मतलब है टायर 2 का। ठीक है सर, इसका कोई बैच भी चल रहा है क्या करियर लैब पे? हाँ जी, करियर लैब पे इसका बैच चल रहा है। अच्छा, बैच के पहले मैं सीट्स की बात कर लूं। जो मेन ट्रेड है, वैसे तो बहुत सारी सीट्स आई हुई हैं, आप कंप्लीट नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें बहुत सारी जानकारी कि सेंटर कहाँ पे पड़ेगा और अलग अलग ट्रेड की क्या, पेंटर की कितनी है, कारपेंटर की कितनी है, मैंने सारी चीज़ों की नहीं लिख रखी। जो मेन ट्रेड है उसकी मैंने सीट्स लिख रखी हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उसकी 106 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 113 है, फिटर की 127 है, मशीनिस्ट की 89 है, टर्नर की 45 है, वेल्डर की 50 है। इतनी सीट्स हैं आपके पास। सीओपीए कोपा की 139 है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 139 है, मोटर मैकेनिक 13 है। ये सीट्स की चर्चा मैंने कर दी। और भी ट्रेड्स हैं जिनकी सीट्स है लेकिन संख्या कम है। आप कंप्लीट नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है सर, इतनी सीट्स की संख्या तो ठीक ठाक है सर, लेकिन तैयारी में रिस्क नहीं है क्या सर? मान लो नहीं हुआ तो? अरे एक बार तैयारी जब आप करोगे तो रेलवे में लोको पायलट का एग्जाम होगा या और भी जो वैकेंसीज आपको मिलेंगी, यूपी आर्मिनल का एग्जाम जैसे होने वाला है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या फिटर ट्रेड के लिए, या लोको पायलट का होगा, या और जो एग्जाम हो, तो उन सब में तैयारी आपकी काम आएगी। एक तैयारी कई सारे एग्जाम पे काम आती है। अब सवाल है कि क्या करियर ऐप पर आईटीआई का बैच चल रहा है? तो जवाब है यस, विद इंडियाज बेस्ट फैकल्टी। एक्चुअली जो बैच चल रहा है करियर ऐप पे, ये बैच कोटा पूरा करने वाला बैच नहीं, खाना पूर्ति वाला बैच नहीं है। एक एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से, सलीके से समझा करके, पढ़ा करके, क्वेश्चन करा के कंप्लीट करवाया जा रहा है, ताकि एक बार आपने इस बैच से पढ़ लिया तो फिर आपको दोबारा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई टॉपिक समझाया जाता है, फिर उस पर रिलेटेड जो सवाल आए हैं वो कराए जाते हैं, जो सवाल बन सकते हैं वो कराए जा सकते हैं। तो यस, करियर लैब पे बैच चल रहा है। ऐप पे जाकर के आप एक बार बैच ढूंढ नहीं पाते हो तो उसके लिए क्या करना है? करियर लैब सबसे पहले आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उसमें रजिस्टर करेंगे आप। उसके बाद ऐप जब आप खोलेंगे तो सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगा लाइव क्लास का। ध्यान देना, क्या करोगे? सबसे पहले नीचे एक लाइव क्लास का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना। आप लाइव क्लास पे क्लिक करने के बाद जितने भी कोर्सेज की क्लासेज चल रही होंगी वो सब दिखेगा आपको। तो सबसे पहले लाइव क्लास पे क्लिक करना, सबसे नीचे होगा। लाइव क्लास पे क्लिक करने के बाद आपको आईएएस, पीसीएस, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, अलग अलग एग्जाम का सेक्शन दिखेगा। थोड़ा और दाएं जाओगे आप तो आपको एक सेक्शन दिखेगा जेईई एंड आईटीआई एग्जाम, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप जेईई और आईटीआई एग्जाम पे क्लिक करोगे उसमें जितने भी बैचेज चल रहे हैं जेईई के या आईटीआई के, वो सारे के सारे बैचेज आपको दिख जाएंगे और उस पर्टिकुलर बैच पे जाकर के क्लिक करके आप बैच को परचेज भी कर सकते हो। वहां पे आप जाके डेमो भी देख सकते हो। और किसी भी बैच पे जब आप क्लिक करोगे तो सबसे लेफ्ट में टॉप पे एक इंट्रो का सेक्शन होता है। उस इंट्रो में बैच का पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि सिलेबस क्या क्या है, कितने घंटे में कोर्स होगा, और बैच के सारे फीचर्स उस इंट्रो वीडियो में बताए गए होते हैं। जो क्लासेज अभी आईटीआई से रिलेटेड चल रही हैं वो किसकी किसकी हैं? एक तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बैच चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का बैच आपका चल रहा है करियर लैब पे, एक आईटीआई फिटर का बैच आपका चल रहा है। ये 3 ट्रेड के बैचेज चल रहे हैं करियर लैब पे हाल फिलहाल। ये तीनों ट्रेड के बैचेज चल रहे हैं। मशीनिस्ट और टर्नर का बैच अभी चल तो नहीं रहा है लेकिन जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, तो मशीनिस्ट और टर्नर के बच्चे भी निराश ना हो। उसके अलावा आईटीआई का जो एग्जाम है आपका डीआरडीओ को, उसके लिए प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है। किस ट्रेड का? आईटीआई इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिस बैच, यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का थ्योरी बैच भी है और प्रैक्टिस बैच भी है। यानी इस बार इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों को मौका नहीं चूकना है। मशीनिस्ट और टर्नर वालों का बैच जल्दी स्टार्ट होगा। फिटर का बैच चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का बैच चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन का बैच चल रहा है। तो ये बैचेज चल रहे हैं आईटीआई के। और भी जो बैचेज आएंगे आपको इस सेगमेंट में जब भी आप क्लिक करोगे जेईई एंड आईटीआई में आपको दिख जाएंगे। लेकिन इस पे जाने से पहले सबसे नीचे लाइव क्लास पे आप क्लिक कर देना। ये जो बैचेज हैं इनकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी, यानी 1 साल तक आप वीडियो को कभी भी देख सकते हो, स्पीड घटा के बढ़ा के भी देख सकते हो। ठीक है। और जो फैकल्टीज रहेंगे सारी ट्रेड में, बेस्ट फैकल्टीज, आप जाकर के डेमो देख सकते हैं। डेमो में आपको जरूर मजा आएगा। और अगर आपको ऐसी कोई क्वेरी है
बैच से रिलेटेड, टेक्निकल बैच से रिलेटेड, जेई के बैच से रिलेटेड और आईटीआई के बैच से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो कि अगर ऐसा कोई इशू है जो शायद मैंने डिस्कस नहीं किया और आप उसको लेके बहुत परेशान हैं, तो आप इस पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको 24 से 48 घंटे में इसका रिप्लाई मिलेगा, जल्दी से जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो आपने पोस्टर देखा थोड़ी देर पहले, उस पर भी करेविल लैब का हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर फोन करके और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं, या आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आपके पास मौका है तैयारी करने का और नौकरी पाने का डीआरडीओ में। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो क्या सिर्फ डीआरडीओ का एग्जाम ही आपके पास रहेगा? नहीं, डीआरडीओ के अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं आईटीआई कंप्लीट करने के बाद, उन सारे एग्जाम को कवर करेगा ये बैच। आप अगर रेलवे में लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो तो भी ये बैच आपकी मदद करेगा। आप यूपीआरएमएल टीजी2 जो एग्जाम होने वाला है, अभी डेट नहीं आई है बट कभी भी हो सकता है, 1.5-2 महीने 3 महीने में, उसकी में भी मदद करेगा। डीआरडीओ टेक्नीशियन ए जो अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें मदद करेगा। यूपीपीसीएल टीजी2 में मदद करेगा। डीएमआरसी में मेंटेनर की पोस्ट आती है, दिल्ली में आती है, लखनऊ में आती है मेंटेनर वगैरह की पोस्ट, उसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए वायरमैन या लाइनमैन वगैरह की जो पोस्ट आती है उसमें काम करेगा, या अलग अलग राज्यों में टेक्नीशियन वगैरह की जो पोस्ट आती हैं, लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन वगैरह की, उसमें काम करेगा। इसरो में वैकेंसी आती है। अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैं, कभी भाई बार्क वार्क में आ जाती है, अलग अलग पीएसयूज में आ जाती है। स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग एग्जाम है, कभी बिहार में आ जाती है, कभी हरियाणा में, कभी राजस्थान में, अलग अलग राज्यों में आती है, वहां भी काम करेगा। यूपी ट्रिपल एससी वगैरह में आ जाती है, ट्यूबवेल ऑपरेटर में आ जाती है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर, अगर आप आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो तो भी ये बैच जो होगा वो आपके इन सारे एग्जाम के टेक्निकल हिस्से को पूरी तरीके से कवर कर देगा। बात आ रही समझ में? क्योंकि जो चीजें पढ़ाई जा रही है ना, वो पूरा का पूरा सिलेबस सारे आईटीआई के एग्जाम को ध्यान में रख करके कवर कराया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डीआरडीओ का एग्जाम ही हम कवर करेंगे, नहीं, आप लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो तो भी बैच आपको बिल्कुल हेल्प करेगा, या और भी किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। अगला सवाल बच्चा मुझसे बार बार ये पूछ रहा है कि सर सिलेबस क्या है, जो एग्जाम डीआरडीओ का होगा उसका सिलेबस क्या है? सब कुछ तो बता दिया सर, हम पढ़ें कौन कौन सा टॉपिक? तो जो नोटिफिकेशन है उसमें सिलेबस के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दे रखी है कि जैसे आपकी ट्रेड मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्या क्या सिलेबस है, या आपके ट्रेड फिटर है तो फिटर ट्रेड में क्या क्या पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। उन्होंने ये दे रखा है कि आपकी जो भी ट्रेड है आपकी उस ट्रेड से रिलेटेड सवाल मैं पूछूंगा। यानी अगर आप आईटीआई करके आए हो तो आपने लेथ मशीन तो पढ़ा होगा, अगर फिटर ट्रेड है आपकी तो। आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पढ़ के आए हो तो आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा ही होगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा होगा। तो आपके आईटीआई ट्रेड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक एग्जाम में बन सकते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, उन सारे टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, नॉर्मली जो अलग अलग एग्जाम में सिलेबस होता है लगभग वैसा ही सिलेबस इसका भी रहेगा। यानी आपने आईटीआई में जो जो पढ़ रखा है वही सब हिस्सा आपके इस एग्जाम में आने वाला है। बस थोड़ा सा कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं उसको आपको ज्यादा ध्यान दे देना है, कुछ चीजें एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आती उसको थोड़ा सा अवॉइड कर देना है। तो आपने जो आईटीआई में पढ़ा हुआ है आईटीआई करने के दौरान वही सिलेबस एक तरीके से आपके डीआरडीओ में आने वाला है। डीआरडीओ ने कोई सिलेबस नहीं मेंशन कर रखा, उन्होंने कहा है कि आपका जो ट्रेड है, अगर फिटर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो उस फिटर ट्रेड से संबंधित जो सवाल हैं वो आएंगे। तो अब सवाल कैसे आएंगे उसके लिए जब आप इन सारे बैचेज पे जाओगे तो जो इंट्रो वीडियो है उसमें वो टॉपिक्स डिस्कस किया गया है, या जो बैच चल रहा है उसमें सारे टॉपिक आपके कवर कराए जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे टॉपिक डीआरडीओ के लिए, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड हो तो भी उसमें जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं, डीआरडीओ में आते हो चाहे इसरो टेक्नीशियन में आए, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, सारे के सारे टॉपिक होंगे। या फिटर ट्रेड है तो उसमें भी जो भी एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स हैं सारे के सारे टॉपिक्स होंगे। तो आप और भी किसी एग्जाम को अगर टारगेट करना चाहते हो इन बैचेस को ज्वाइन करके तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो आपको सिलेबस को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बैच आपका चल रहा है उसमें जो पूरा का पूरा कोर्स है वो पूरा का पूरा कोर्स इन डीआरडीओ के एग्जाम और बाकी एग्जाम के हिसाब से ही डिजाइन करके पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। बाकी और कोई अगर आपको इशू होगा
जेई के बैच से रिलेटेड या आईटीआई के बैच से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। आप ऐप पे जाओगे तो वहां पे आपको फीस भी दिख जाएगी, ठीक है, फीस आपको दिख जाएगी। फीस इस बैच की बिल्कुल नॉमिनल है। आप अदर प्लेटफॉर्म से कंपेयर करोगे तो जो कंटेंट बाकी जगह मिलता है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ही सॉलिड और बेहतरीन कंटेंट मिलेगा आपको, और टीचर भी जो एक्सपीरियंस्ड हैं आपको वही चीजें पढ़ाएंगे जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस हैं। टाइम पास नहीं चलेगा, बिल्कुल सिलेक्शन वाली चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो आपके लिए 100-200-500 रुपए मैटर नहीं करता है, मैटर करता है तो क्या आप मेहनत अभी करने के लिए तैयार हो अगले 2-4-6 महीने 1 साल में? अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो बैच ज्वाइन करके मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। बाकी हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।